हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पटिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने 79 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, तो आज की वीडियो में हम 80 क्वेश्चन से देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जॉर्ज रिटजर ने अपनी किस पुस्तक में उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? जॉर्ज रिटजर ने अपनी किस पुस्तक में उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? किस पुस्तक में की है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। किस में की है? मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में। क्वेश्चन नंबर 81, जिम मैकगुगन ने उत्तर आधुनिकता के निम्न में से किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? जिम मैकगुगन ने उत्तर आधुनिकता के निम्न में से किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? किसका नहीं किया है? तो यह ज्ञान और संस्कृति की एक दशा है, इससे आधुनिक सामाजिक संस्थाएं कमज़ोर होती हैं, यह एक ग्लोबल समाज का निर्माण करती है, यह समाज को आधुनिकता की गिरफ्त से मुक्ति देती है। तो कौन सा हमारा आंसर है? आंसर नंबर सेकेंड। इससे आधुनिक सामाजिक संस्थाएं कमज़ोर होती हैं, ये इन्होंने नहीं बताया है। इस तत्व का उल्लेख जिम मैकगुगन ने नहीं किया है, बाकी सबका किया है। क्वेश्चन नंबर 82, किस समाजशास्त्री ने प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा का उत्तर आधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है? प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा का उत्तर आधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, यानी कि सिंबॉलिक एक्सचेंज का किसने कॉन्सेप्ट दिया है, विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन बॉड्रिलार्ड ने। जॉन बॉड्रिलार्ड जो हैं ये उत्तर आधुनिक समाज को एक उपभोग समाज कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज को? ये कंज्यूमर सोसाइटी यानी कि उपभोग समाज कहते हैं। इनका कहना है कि आधुनिक समाज की संरचना उपभोग पर बनी है। ये क्या कहते हैं कि जो आधुनिक समाज की संरचना है वह किस पर बनी है? तो उपभोग पर बनी है, और इस समाज का स्तरीकरण उपभोग पर ही निर्भर करता है। जो समाज का स्तरीकरण है यानी स्ट्रैटिफिकेशन है, वो भी उपभोग पर ही निर्भर करता है, यानी कि कंज्यूमर पर निर्भर करता है। अतः हम वस्तुओं का उपभोग नहीं करते, हम संकेतों का उपभोग करते हैं। ये कहते हैं कि हम वस्तुओं का उपभोग नहीं करते हैं, बल्कि हम संकेतों का उपभोग करते हैं। इसे प्रतीकात्मक विनिमय कहते हैं। इसलिए ये जो क्या कहते हैं कि सिंबॉलिक एक्सचेंज की ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम वस्तुओं का उपभोग नहीं करते हैं, बल्कि संकेतों का उपभोग करते हैं, और आधुनिक समाज की संरचना जो है वो किस पर बनी है? तो उपभोग पर बनी है, और समाज का स्तरीकरण भी उपभोग पर ही निर्भर करता है। इसलिए ये कहते हैं कि हम वस्तुओं का उपभोग नहीं करते, संकेतों का उपभोग करते हैं, इसलिए प्रतीकात्मक विनिमय की ये बात करते हैं। और ये उत्तर आधुनिक समाज को एक संकेत समाज कहते हैं। यह भी कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज मौत के कगार पर खड़ा है। ये भी स्टेटमेंट पूछता है कि ये किसने कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज मौत के कगार पर खड़ा है? तो ये भी कहना जॉन बॉड्रिलार्ड का है। और ये भी कहते हैं कि वर्तमान दुनिया को ये सिमुलेशन की दुनिया कहते हैं। बॉड्रिलार्ड जो है ये वर्तमान दुनिया को सिमुलेशन की दुनिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है, मतलब जिसका मतलब ये हुआ कि अनुकरण करना या नकल करना। मतलब ये कहते हैं कि वर्तमान दुनिया सिमुलेशन की दुनिया है,
और जिसका मतलब होता है कि अनुकरण करना या नकल करना। इन्होंने आधुनिक समाज को मीडिया समाज कहा, उपभोक्ता समाज कहा, आहत समाज कहा। मतलब ये सब सारे कॉन्सेप्ट इनका है और इनके प्रत्येक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बने हैं कि किसने समाज को मीडिया समाज कहा है, उपभोक्ता समाज कहा, आहत समाज कहा है, मौत के कगार पर। तो ये छोटे छोटे इनका एक कॉन्सेप्ट देकर क्वेश्चन बने हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सी एक विशेषता उत्तर आधुनिकतावाद की नहीं है? कौन सी एक विशेषता पोस्ट मॉडर्निटी की नहीं है? उत्तर आधुनिकता बहुआयामी है, उत्तर आधुनिकता विखंडन में दिखाई देती है, उत्तर आधुनिकता स्थानीय कारकों की खोज है, उत्तर आधुनिकता महान वृत्तांत, महान भाषा और महान सिद्धांत की पक्षधर है। तो कौन सा आंसर हमारा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये उत्तर आधुनिकता महान वृत्तांत, महान भाषा और महान सिद्धांत की पक्षधर है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत में लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किस सामाजिक वैज्ञानिक ने की है? लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किस सामाजिक वैज्ञानिक ने की है? यानी कि भाषा खेल का कॉन्सेप्ट किसका है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जॉन फ्रांकोइज लियोटार्ड। किसने कहा? लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किसने की है? तो जॉन फ्रांकोइज लियोटार्ड ने की है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर किसने बल दिया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फूको। ये जो है ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति, इन तीनों पर ये बात करते हैं। मिशेल फूको जो है ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा, तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिनसे आनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। तो किसने कहा है? ये स्टेटमेंट है कि तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिनसे आनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 R.K. मार्टन का स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 87, जे एलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? जेफ्री एलेक्जेंडर के अनुसार कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्रतिव्यक्तिवाद, रूढ़िवाद, एकीकरण, आदर्शवाद। तो संरचनात्मक प्रकारवाद की समस्या कौन सी नहीं है? जेफ्री एलेक्जेंडर ने 9 प्रकारवाद का कॉन्सेप्ट दिया है, तो संरचनात्मक प्रकारवाद के विरोध में इन्होंने अपना 9 प्रकारवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि संरचनात्मक प्रकारवाद में कौन कौन सी समस्या थी जिसके लिए 9 प्रकारवाद का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये बताए थे कि उसमें प्रतिव्यक्तिवाद की समस्या थी, रूढ़िवाद की समस्या थी, आदर्शवाद की समस्या थी, पर एकीकरण की समस्या नहीं थी। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी नहीं है? प्रकारवादी कौन से नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, टालकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मार्टन,
इरविन गॉफमैन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इरविन गॉफमैन। ये नाट्यशास्त्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संरचनात्मक प्रकारवाद में किसने एजिल, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी मॉडल की चर्चा की है? किसने की है? तो हमारा आंसर है टालकट पार्सन्स ने की है। पार्सन्स का जो ये इनका एजिल मॉडल है ये क्या है? क्वेश्चन बनता है कि पार्सन्स का एजिल मॉडल क्या है? तो ये प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। क्या हैं ये? कि प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, जो कि 4 हैं। एजिल का कॉन्सेप्ट इनका है। तो ये क्वेश्चन बना था, ये आया था कि राजस्थान सेट 2023 में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि उसमें क्वेश्चन में पूछ लिया था कि सामाजिक संरचना के तत्व कितने हैं, सामाजिक संरचना के तत्व कितने हैं। तो उसमें आंसर जब माना गया कि 5 तत्व हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए एजिल मॉडल से कि मतलब एजिल मॉडल इनका 4 प्रकार है, तो यही है। लेकिन इनका जो एजिल मॉडल है ये जब प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं और सामाजिक संरचना के तत्व अलग चीज़ है। तो जो सामाजिक संरचना के तत्व हैं वो 5 हैं, लेकिन प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं जब पूछा जाएगा तो वो 4 हैं, जिसमें कि एजिल मॉडल है इनका, जिसमें कि एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, ये जो है ये 4 हैं। तो इनका जो सामाजिक संरचना के 5 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं कि इन्होंने पहला संस्थाएं बताया, दूसरा एजेंसियां, तीसरा सामाजिक प्रतिमान, चौथा समूह व उपसमूह और 5वां परिस्थिति व भूमिका। तो ये इनका सामाजिक संरचना के 5 तत्व हैं। और जो इनका प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएँ हैं ये जो बताए हैं, तो इनका एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, और गोल लक्ष्य है, और जो गोल है इसको मतलब पूछ ले अगर क्वेश्चन बने कि इनका बाह्य कारक कौन सा है, एजिल मॉडल का इनका बाह्य कारक कौन सा है, तो इनका जो है इनका एडेप्टेशन और गोल ये बाह्य कारक के अंतर्गत आते हैं। क्यों बाह्य कारक के अंतर्गत आते हैं? बाह्य कारक और लक्ष्यात्मक होते हैं। इनका जो एडेप्टेशन है और गोल है ये बाह्य कारक माने जाते हैं और लक्ष्यात्मक माने जाते हैं, क्योंकि अनुकूलन भौतिक तत्वों से सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया है। इसे पार्सन्स आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। अनुकूलन को पार्सन्स जो है आर्थिक व्यवस्था भी कहते हैं। और लक्ष्य जो है इनका लक्ष्य, इसकी पूर्ति के लिए साधन की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है और साधन शक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो यह शक्ति राज्य की संस्था में निहित होती है, तो इसलिए इसे पार्सन्स राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि इनका जो है अडेप्टेशन किससे संबंधित है, तो अडेप्टेशन जो है इनका आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, अनुकूलन जो है इनका आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है। और पूछ लेता है कि गोल किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बना था जीडीसी एग्ज़ाम में, 2022 के एग्ज़ाम में बना था, तो उसमें ऐसे मिलान करने के लिए दे दिया था कि अनुकूलन गोल, ऐसे मतलब इसको मिलान करना था कि कौन किससे संबंधित है। तो इनका अनुकूलन जो है वो आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है और गोल जो है इनका राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। और बाकी एकीकरण, इंटीग्रेशन और यथास्थिति यानी कि लेटेंसी ये आंतरिक बताते हैं, इसको ये आंतरिक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जेफ्री अलेक्जेंडर की मुख्य कृतियां हैं। जेफ्री अलेक्जेंडर जी की कौन सी कृतियां हैं? तो नियो फंक्शनलिज्म, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी। तो कौन सी इनकी हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ABC। नियो फंक्शनलिज्म इनकी है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी इनकी है, नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड इनकी है, द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी ये इनकी बुक नहीं है। ये किसकी बुक है? तो ये निकोलस लुहमान की बुक है, जो कि जर्मनी के थे। ये निकोलस लुहमान की पुस्तक है, 1982 में लिखी गई थी और वास्तविक रूप से
नव प्रकारवाद का जनक इन्हीं को माना जाता है। जर्मनी में पूछा जाए कि नव प्रकारवाद का जनक कौन है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम इन्होंने जर्मनी में अपनी इसी पुस्तक में पार्सन्स के प्रकारवाद को अस्वीकार करके नव प्रकारवाद की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? तो निकोलस लुहमन ने। किस पुस्तक में दी थी? तो द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी में दी थी। परंतु नव प्रकारवाद की विधिवत घोषणा, मतलब विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण किसने किया था? तो उसका श्रेय अमेरिका के जेफरी अलेक्जेंडर को जाता है। किसको जाता है? तो इनको अलेक्जेंडर जी को जाता है कि इस कॉन्सेप्ट की, नव प्रकारवाद के कॉन्सेप्ट की विधिवत घोषणा का श्रेय अमेरिका के जेफरी अलेक्जेंडर को जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक न्यू फंक्शनलिज्म में नव प्रकारवाद की अवधारणा को दिया था। किस पुस्तक में दिया था? तो न्यू फंक्शनलिज्म में नव प्रकारवाद की अवधारणा दिया था। इनकी जो थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी बुक है, जेफरी अलेक्जेंडर की थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी बुक है, तो उसमें इन्होंने पार्सन्स का विरोध किया और इनकी क्रिया तथा व्यवस्था की अवधारणा को अस्वीकार करके अपनी क्रिया व व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था जेफरी अलेक्जेंडर ने। क्वेश्चन नंबर 91, सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है, तो कौन सा केंद्रित है यहाँ बताना है। तो हमारा आंसर है संघर्ष। संघर्ष सिद्धांत जो है वो समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 92, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है? संघर्ष में समाज का प्रकारात्मक महत्व है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेविस कोजर का कहना है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल करणीय व्याख्या है यह कहकर आलोचना की थी? मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल करणीय व्याख्या है यह कहकर किसने आलोचना की थी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 94, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है? किसने मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो इस पर किसने ध्यान केंद्रित किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्ल मार्क्स ने किया है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सी कृति अल्थुजर से संबंधित नहीं है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसेज, तो कौन सी नहीं है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये किसकी पुस्तक है? तो ये हैबरमास की पुस्तक है। बाकी फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसेज, तो ये अल्थुजर की है। क्वेश्चन नंबर 96, किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया है? भाषाई दृष्टिकोण से, यानी कि लैंग्विस्टिक दृष्टिकोण से किसने मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एंटोनियो ग्राम्सी। क्वेश्चन नंबर 97, अभिव्यक्तिशीलता के युक्तायुक्त सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसका है? अभिव्यक्तिशीलता के युक्तायुक्त सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 97, हैबरमास ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मुख्यतः चेतना और अंतर विषय परकता पर ध्यान केंद्रित करता है?
कौन सा करता है? कॉन्शियसनेस एंड इंटरसब्जेक्टिविटी पर कौन ध्यान केंद्रित करता है? कॉन्शियसनेस एंड इंटरसब्जेक्टिविटी पर कौन सा सिद्धांत ध्यान देता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रघटना विज्ञान, यानी कि फिनोमेनोलॉजी जो है वो कॉन्शियसनेस एंड इंटरसब्जेक्टिविटी पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 99, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी पुस्तक किसकी है? आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एडमंड हर्सल की पुस्तक का नाम है आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 100, रिटजर के अनुसार विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह कथन निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है? जॉर्ज रिटजर के अनुसार विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो यह कथन किस परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है? मतलब किस सिद्धांत में ये बातें कही जाती हैं कि जिसके द्वारा विवरण मतलब अकाउंटिंग जो है वो किसके द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि निर्जाति पद्धति विज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी के 50 क्वेश्चन बचे हैं तो उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।